हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू हाई मार्क्स एकेडमी। तो चलिए आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं क्लास 10th का चैप्टर 1 रियल नंबर्स के कुछ प्रीवियस ईयर के प्रॉब्लम्स जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन थे। हर साल सीबीएसई ऐसे प्रॉब्लम्स को पूछती है, तो आपको ऐसे प्रॉब्लम्स किसी ना किसी सेट में जरूर दिख जाएंगे, चाहे वो बेसिक हो या फिर स्टैंडर्ड हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये अपना वीडियो। सो लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहला सवाल है, द एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3750 कि 3750 के प्राइम फैक्टराइजेशन में जो 5 का एक्सपोनेंट है वो क्या होगा। तो चलिए एक बार इसका करते हैं हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन और देखते हैं कि 5 का पावर क्या आता है। ओके, तो सबसे पहले इसे 2 से डिवाइड देते हैं। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10। ओके, अब इसे किससे डिवाइड देंगे? 3 से। 3 6 जा 18, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब देंगे इसे 5 से। 5 1 जा 5, 125, 5 जा 625। वंस अगेन 5 से, 5 25 जा 125। वंस अगेन 5 से, 5 5 जा 25। अगेन 5 से, 5 1 जा 5। ओके, सो आपने देखा कि 3750 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 का पावर 1 इंटू 3 का पावर 1 इंटू 5। 5 कितने बार आया? 1 2 3 एंड 4। सो 5 आया 4 टाइम्स, सो इट इज 5 का पावर 4। सो करेक्ट आंसर कौन सा है? क्या पूछ रहा था? 5 का पावर यानी 5 का एक्सपोनेंट। सो करेक्ट आंसर इज 4। ये रहा आपका आंसर, 5 का पावर 4। ओके, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। और ऐसे प्रॉब्लम्स बेसिक वाले पेपर में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, है ना। सो आपको ऐसे प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखने हैं। ओके, तो चलिए लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल स्पीड at which a girl can walk 95 meter and 171 meter in exact number of minutes। ध्यान देंगे, ये सीबीएसई 2022 में पूछा गया सवाल है। ओके, सो सवाल ये कह रहा है कि एक लड़की है, वो वॉक कर रही है, उसे 95 मीटर वॉक करने हैं, 95 मीटर एंड 171 मीटर वॉक करने, ये दो डिस्टेंस गिवन है। ओके, कह रहा है कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल स्पीड एट विच अ गर्ल कैन वॉक 95 मीटर एंड 171 मीटर इन एग्जैक्ट नंबर ऑफ मिनट्स। एग्जैक्ट नंबर ऑफ मिनट्स में उसे कवर करना है। सो आपको मालूम है कि वो जब एग्जैक्ट नंबर ऑफ मिनट में कवर करेगी तो इससे जो हमसे पूछ रहा है डेटा, वो इससे कम टाइम में कवर करेगी। यानी 95 और 171 मिनट को कवर करना, मीटर को कवर करना है तो इन डेटा से कम टाइम लेगी। यानी कि हमें एचसीएफ निकालना या एलसीएम आपको सोचना पड़ेगा। सो ऑब्वियस सी बात है। और दूसरा, आप यहाँ देख सकते हो आपके पास 4 ऑप्शन है, 17 मिनट, 23, 19 एंड 13 मिनट। ओके, तो ऑब्वियस ही बात है, ये जो गिवन डेटा है इससे कम टाइम में ही वो कवर कर लेगी। तो आपको एचसीएफ का कॉन्सेप्ट यूज करना है, यानी आपको इन दोनों नंबर्स के एचसीएफ को फाइंड करना है। ओके, चलिए निकालते हैं एचसीएफ। एचसीएफ निकालने से पहले आपको इसे करना होगा प्राइम फैक्टराइजेशन। सो 5 19 1 जा 19। ओके, एंड 171 किससे डिवाइड होगा? 3 से होगा। 3 5 जा 15, 3 7 जा 21, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27। तो हम लोग लिख लेते हैं इसे प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में। सो 95 को क्या लिखेंगे? 5 इंटू 19। ओके, एंड 171 को क्या लिखेंगे? 3 का पावर 2 इंटू 19। आप इसे एक बार और 19 से डिवाइड दे सकते हो। 19 1 जा 19, 19 इज अ प्राइम नंबर। ओके, सो यहाँ पे देखा कि 5 एंड 19 है, 3 का पावर 2 19। अब हमें क्या करना? 19, 95 एंड 171 का एचसीएफ फाइंड करना है। ओके, सो आपको याद है एचसीएफ
इट इज द प्रोडक्ट ऑफ लीस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। ओके, सो यहाँ पे कॉमन 5 है क्या? नहीं है। 3 है क्या? नहीं है। 19 है, यस। एंड 19 का लीस्ट पावर क्या है? 1 है, यानी इन दोनों का HCF क्या होगा? 19 होगा। ओके, सो यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो 19 मिनट पर मिनट है। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। काफी इजी प्रॉब्लम है। HCF एंड LCM के प्रॉब्लम पूछे जाते हैं, हर साल आते हैं आपके, चाहे बेसिक का पेपर हो या स्टैंडर्ड का पेपर हो। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ 92 एंड 510 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। काफी इजी प्रॉब्लम है और हर साल बोर्ड में पूछे जाते हैं ऐसे प्रॉब्लम्स, बेसिक का पेपर हो या स्टैंडर्ड, एक सवाल आपसे जरूर पूछ लेता है। तो चलिए करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन 92 का एंड 500। ओके, 92 2 से डिवाइड देते हैं। 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 एंड 23 आपको मालूम है ये एक प्राइम नंबर है। ओके, फिर 510 को 2 से, 25 2 जा 50 एंड 2 5 जा 10, 3 से डिवाइड देंगे। 3 8 जा 24, 3 5 जा 15। अब 5 से डिवाइड देंगे। 17 5 जा 85। वंस अगेन 17 कैसा नंबर है? 17 एक प्राइम नंबर है। ओके, तो चलिए अब इसका HCF फाइंड करते हैं। 92 को क्या लिखेंगे हम? एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में पहले लिख देते हैं। तो 2 का पावर 2 इंटू 23, 2 का पावर 2 इंटू 23। और 510 को क्या लिखेंगे? 2 का पावर 1 इंटू 3 का पावर 1 इंटू 5 का पावर 1 इंटू 17। ओके, सो अब देखते हैं दोनों में कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो दोनों में कॉमन है। ओके, 92 एंड 510 में कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कॉमन है? तो 2 कॉमन दिख रहा है। ओके, एंड इसका सबसे लीस्ट पावर क्या है? लीस्ट पावर क्या है? 1 है। ओके, एंड और कुछ कॉमन दिख रहा? नहीं दिख रहा, बिल्कुल नहीं है। तो यानी कि इन दोनों का HCF क्या होगा? 2 होगा। ओके, अब निकालते हैं दोनों का LCM। LCM ऑफ 92 एंड 510। सो इसमें देखते हैं कि ईच प्राइम फैक्टर का हाईएस्ट पावर का प्रोडक्ट क्या है। सो देखिए यहाँ पे 2 एक प्राइम फैक्टर है और इसका हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है, यानी 2 का पावर 2 इंटू 23 कॉमन तो नहीं है लेकिन ईच प्राइम फैक्टर में ये आएगा। ओके, तो इसे LCM में मल्टीप्लाई करना पड़ता है इंटू 23 इंटू, अब 3 का पावर 1 भी है, इंटू 5 है, इंटू 17 है। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा LCM ऑफ 92 एंड 510। ओके, 2 का पावर 2 क्या होता है? 4 होता है। 4 5 जा 20 इंटू 23 इंटू 3 इंटू 17। ठीक है, क्या है? 20 इंटू 23 इंटू 3 इंटू 17। जल्दी कीजिए आप लोग कैलकुलेशन। 23 जा आप 60 लिख सकते हो। 23 जा 60 इंटू, और आसान कर दिया मैं आपके लिए, 20 इंटू 23 इंटू 17, यानी 60 इंटू 23 इंटू 17। ये आएगा 23460। 23460 क्या आएगा? 23460, यानी कि 92 एंड 510 का HCF 2 है और इन दोनों का LCM 23460 है। ओके, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। काफी इजी प्रॉब्लम्स आते हैं इस चैप्टर 1 से। अगला है द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ नेचुरल नंबर 288। ओके, 288 का प्राइम फैक्टराइजेशन आपसे पूछ रहा है।
288। ओके, चलिए करते हैं, काफी इजी है, आप खुद से भी करके चेक कर सकते हैं, आपको इजीली आंसर मिल जाएगा। 288, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 36 टाइम्स of 2 is 72। ओके, 18 2 जा 36, 2 9 जा 18 एंड ये हुआ 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। एक बार चेक कर सकते हैं, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36, 2 जा 72, 2 जा 144, 144 2 जा 288। सो 288 को हम क्या लिखेंगे? 2 कितने टाइम्स आया? 1 2 3 4 5, 2 आया है 5 टाइम्स। एंड 3 कितने टाइम्स आया? 3 आया 2 टाइम्स। सो आप इसका आंसर गेस कर सकते हो इजीली, 2 का पावर 5 इंटू 3 का पावर 2। ये रहा ऑप्शन सी करेक्ट। ओके, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। डन। शायद रेड कलर नहीं दिख रहा है, मैं येलो से कर देता हूं। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, 2 का पावर 5 इंटू 3 का पावर 2। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, वंस अगेन सेम प्रॉब्लम। ये ऐसे प्रॉब्लम्स बेसिक वाले पेपर में काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। ओके, सो कह रहा है द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 432 इज, 432 का प्राइम फैक्टराइजेशन पूछ रहा है, कोई बात नहीं। 432। ओके, सबसे पहले 2 से डिवाइड देंगे, 2 2 जा 4, ओके, 16 2 जा 32, 2 1 जा 2 0, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 27 टाइम्स 2, 27 2 जा 54। ओके, 3 से जाएगा, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। तो ये आ गया आपके पास फैक्टर्स। सो 432 को क्या लिखेंगे? 2 का पावर 2 कितने टाइम्स आया? 1 2 3 4, 2 आया 4 टाइम्स। 3 कितने आए? 3 टाइम्स, 3 है 3 टाइम्स। सो कौन सा करेक्ट आंसर है? 2 का पावर 4 इंटू 3 का पावर 3। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके, काफी इजी प्रॉब्लम्स हैं, बट ऐसे प्रॉब्लम हर साल आपको एक एमसीक्यू में बेसिक या तो स्टैंडर्ड के पेपर में जरूर देखने को मिल जाते हैं। सो ऐसे प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस अच्छे से कीजिए। तो चलिए अब लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा था प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 1728 इज, ये आपके 2023 का सवाल है। ओके, सो 1728 का प्राइम फैक्टराइजेशन पूछ रहा है, कोई नहीं, बहुत इजी प्रॉब्लम है। 1728। ओके, सो अब इसे देंगे डिवीजन। ओके, तो सबसे पहले इसे हम 2 से डिवाइड देंगे। 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। वंस अगेन 2 से, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2 0, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 27, 27 दूना 54। ओके, 27 2 जा 54, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। यानी कि जो 1728 है, 1728 है, उसे हम क्या लिख सकते हैं? 2 का पावर 2 कितने टाइम्स आया? 1 2 3 4 5 6, 2 का पावर 6 इंटू 3 कितने बार आया? 1 2 3, 3 आया है 3 टाइम्स। यानी कि इसका आंसर सी करेक्ट है, 2 का पावर 6 इंटू 3 का पावर 3। क्वेश्चन नंबर 7, ये भी आपका 2023 में पूछा गया सवाल है, 2023 सीबीएसई। ये अजर्सन रीजन प्रॉब्लम है। ओके, इसमें 4 ऑप्शन गिवन है एंड इसमें 2 स्टेटमेंट गिवन रहते हैं, पहला अजर्सन, दूसरा रीजन। तो पहले स्टेटमेंट अजर्सन पढ़ते हैं, फिर स्टेटमेंट रीजन पढ़ते हैं।
पहला कह रहा द पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल एबीसी इज अ रैशनल नंबर। ओके, ये एक आपके सामने एक ट्राइंगल गिवन है एबीसी, इसके साइड्स गिवन है, ये वाला साइड 2 सेंटीमीटर है और ये वाला साइड 3 सेंटीमीटर है, एंड ये आप देख सकते हो ये 90 डिग्री गिवन है। 90 डिग्री का मतलब राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। सो हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके इसके हाइपोटेनस को फाइंड कर लेते हैं। ओके, सो पाइथागोरस कहता है स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ओके, सो AC स्क्वायर इक्वल टू AB कितना है 2 स्क्वायर, BC कितना है 3 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 3 स्क्वायर 9, AC स्क्वायर इक्वल टू 13 हो गया। ओके, सो AC क्या हो जाएगा अंडर रूट 13, यहां से स्क्वायर रिमूव करके यहाँ रूट लगाएंगे, अंडर रूट 13, यानी कि ये जो साइड है ये अंडर रूट 13 है। ठीक है, ये अपने पास 3 साइड मिल गए 13, 3 एंड 2, अंडर रूट 13, 3 एंड 2। ये मैं आपको रेड से कर देता हूं, शायद ये दिख नहीं रहा होगा आपको, अंडर रूट 13। ओके, अंडर रूट 13 ये 3 सेंटीमीटर है और ये 2 सेंटीमीटर है। तो अब पढ़ते हैं स्टेटमेंट। कह रहा था पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज अ रैशनल नंबर। ओके, ये कह रहा है कि एबीसी ट्राइंगल का पेरीमीटर है तो एक रैशनल नंबर है। सो एक बार इस ट्राइंगल एबीसी का हम पेरीमीटर फाइंड करते हैं। पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होगा, इसके साइड्स का सम होगा, यानी कि 2 + 3 + √13, यानी 2 + 3 + √13 कितना हो जाएगा 5 + √13। सो आपने क्लास 9th में कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि कभी भी एक रैशनल और एक इररेशनल नंबर का जो सम होता है वो हमेशा एक इररेशनल नंबर होता है। ठीक है, यानी कि ये जो स्टेटमेंट है अजर्सन का, द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज अ रैशनल नंबर, ये सही है या गलत है? गलत है, क्योंकि 5 + √13 जो है वो एक इररेशनल नंबर है, इसलिए ये स्टेटमेंट अजर्सन का बिल्कुल गलत है। डन। ओके, दूसरा कह रहा है रीजन, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 रैशनल नंबर्स इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर, यानी कभी भी 2 रैशनल नंबर का स्क्वायर का जो सम होता है वो हमेशा रैशनल नंबर होता है। बिल्कुल सही बात है, ये रीजन बिल्कुल सही है, क्योंकि कभी भी हम 2 नंबर का स्क्वायर करके सम करते हैं तो अगर मान लेते हैं वो दोनों नंबर इररेशनल नंबर हैं तो इररेशनल नंबर का स्क्वायर करते ही वो रैशनल नंबर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, यानी कि और यहां तो ये दोनों पहले से ही रैशनल नंबर हैं, 2 और 3 रैशनल नंबर हैं। ठीक है, तो अगर हम कभी भी 2 नंबर का स्क्वायर का सम करते हैं, स्क्वायर करके उसका सम करते हैं तो वो रैशनल नंबर होता है। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ अपने पास 2 नंबर है 2 एंड 3, तो अगर हम 2 का स्क्वायर करते हैं एंड 3 का स्क्वायर करते हैं तो 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, 9 और 4 13। तो आप देख सकते हो कि यहाँ जब हमने 2 नंबर का यानी 2 रैशनल नंबर का स्क्वायर का सम किया तो ये एक रैशनल नंबर आ रहा, तो रीजन हमारा ट्रू है। सो कौन सा ऑप्शन सही है? और आपको ये भी देखना है क्या ये इसका एक्सप्लेनेशन है, तो हमारा तो अजर्सन ही फॉल्स हो गया है, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट है। अजर्सन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। अजर्सन फॉल्स है बट रीजन ट्रू है। ओके, एंड अब ये फॉल्स है तो इसका एक्सप्लेनेशन हो सकता है क्या? नहीं होगा, ये नहीं हो सकता है। ठीक है ना, ठीक है, सो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, अजर्सन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 85 and 72 लिविंग अ रिमाइंडर 1 and 2 रेस्पेक्टिवली। सो ये रिमाइंडर वाले प्रॉब्लम्स काफी फेमस हैं। सो रिमाइंडर वाले प्रॉब्लम है ना, आपसे एलसीएम एंड एचसीएफ दोनों में पूछे जाते हैं, आपको ध्यान रखना है। रिमाइंडर के प्रॉब्लम एलसीएम एंड एचसीएफ दोनों में पूछे जाते हैं। ठीक है, सो आपको कैसे ये ध्यान में रखना है कि कभी भी आपसे रिमाइंडर वाला प्रॉब्लम पूछे और एलसीएम का प्रॉब्लम हो, ठीक है, सबसे पहले तो आपको जज करना होगा कि प्रॉब्लम एलसीएम का है या एचसीएफ का। जब आपने जज कर लिया उसके बाद आपको पहले दोनों नंबर्स या तीनों नंबर जो भी हैं उसमें उन तीनों का एलसीएम फाइंड करना है। उसके बाद एलसीएम फाइंड करने के बाद
रिमाइंडर ऐड करना होता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। एलसीएम वाले प्रॉब्लम में पहले एलसीएम फाइंड करते हैं, उसके बाद वो रिमाइंडर ऐड कर देते हैं। और एचसीएफ वाले में क्या होता है कि सबसे पहले रिमाइंडर्स को माइनस करते हैं। कहां से? नंबर से रिमाइंडर माइनस करते हैं। ओके, उसके बाद हम एचसीएफ निकालते हैं। ठीक है, सो ये प्रॉब्लम को देखते हैं। कह रहा फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 85 एंड 72 लिविंग रिमाइंडर्स 1 एंड 2 रेस्पेक्टिवली। आपसे पूछ रहा है कि एक सबसे बड़ा नंबर बताओ जो इन दोनों नंबर को डिवाइड कर दे। क्या कर दे? इन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर दे, यानी कि वो जो नंबर है इन दोनों नंबर से छोटा है, वो नंबर इन दोनों नंबर से छोटा है। और कभी भी गिवन नंबर से हमें छोटा वाला डेटा पूछ रहा है तो क्या फाइंड करना होता है? एचसीएफ फाइंड करना है, यानी कि हमें इन दोनों नंबर का एचसीएफ फाइंड करना है। तो चलिए सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं एंड उसका एचसीएफ निकालते हैं। लेकिन ध्यान में रखेंगे, ये कह रहा है रिमाइंडर बच रहा है यहाँ 1 एंड 2, इसको भी ध्यान में रखना आपको। तो हम एचसीएफ वाले प्रॉब्लम में क्या करते हैं, पहले रिमाइंडर्स को माइनस कर लेते हैं। सो 85 माइनस 1 क्या होगा? 84 होगा। एंड 72 माइनस 2, 72 को जब डिवाइड देगा वो नंबर तो 2 रिमाइंडर बचने वाला है। तो 72 में से 2 माइनस करेंगे तो 70 बचेगा। अब ये जो हमारे पास नंबर बचे ना 84 एंड 70, ध्यान में रखना है, रिमाइंडर को एचसीएफ वाले केस में पहले रिमाइंडर माइनस करना नंबर से, और माइनस करने के बाद जो नंबर्स बचे उनका प्राइम फैक्टराइजेशन करके एचसीएफ निकालना है। ओके, तो सबसे पहले 84 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं एंड 70 का। $84 2 से जाएगा, 2 4 जाए 2 2 जा 4, 2 21 2 जा 42, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। ओके, 7 प्राइम नंबर है। फिर 2 35 टाइम्स एंड 5 7 जा 35, 7 1 जा 7। सो अब इसे प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखते हैं। 70 क्या हो जाएगा? 2 का पावर 1 इंटू 5 का पावर 1 इंटू 7 का पावर 1। एंड 84 को क्या लिखेंगे? 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 1 इंटू 7 का पावर 1। सो अब इन दोनों का हम निकालेंगे एचसीएफ, एचसीएफ ऑफ 70 एंड 84। तो क्या करेंगे हम लोग? प्रोडक्ट ऑफ ईच प्राइम फैक्टर का लीस्ट पावर लेंगे। सो सबसे पहले देखेंगे कॉमन फैक्टर क्या है। तो हमें कॉमन फैक्टर इजीली दिख रहा है, एक तो 2 दिख रहा है, इसका लीस्ट पावर क्या है? 1 है। मैंने 5 लिख दिया। ये रहा, 2 का लीस्ट पावर क्या है? 1 है। उसके बाद 5 तो कॉमन नहीं है, 3 भी नहीं है, 7 कॉमन है ना? तो 7 का पावर क्या है? 1। 7 2 जा 14, यानी कि 14 एक ऐसा नंबर है, 14 एक ऐसा नंबर है स्टूडेंट्स जो इन दोनों नंबर को डिवाइड करेगा। लेकिन जब 85 को डिवाइड करेगा ना तो वो 1 रिमाइंडर रखेगा, और 72 को डिवाइड करेगा ना तो वहां पे 2 रिमाइंडर देगा। सो आप इसे परफॉर्म कर सकते हो, आपको टेबल भी याद है। 14 6 जा 84, 14 6 जा 84। 85 को जब हम 14 से डिवाइड देंगे, 14 6 जा 84, ये आ गया रिमाइंडर 1। एंड 72 को जब आप डिवाइड दोगे 14 से, 14 5 जा 70, यहां रिमाइंडर क्या बच रहा है? 2। सो आपका आंसर बिल्कुल परफेक्ट आया है। ठीक है, आप इस तरीके से क्रॉस चेक भी कर सकते हो। ओके, तो ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, ये भी एलसीएम एचसीएफ का प्रॉब्लम है। कह रहा 3 अलार्म क्लॉक्स रिंग देयर अलार्म्स एट रेगुलर इंटरवल्स ऑफ 20 मिनट। 3 अलार्म क्लॉक है। पहला अलार्म क्लॉक अपने आप को हर 20 मिनट के बाद रिपीट करता है, दूसरा अलार्म क्लॉक 25 एंड तीसरा अलार्म क्लॉक 30 मिनट में रिपीट करता है। जैसे आप भी सुबह उठने के लिए एग्जाम के पहले अलार्म लगाते हो,
एंड उसको स्नूज करते जाते हो, है ना। तो वो अपने आप को हर कुछ फिक्स टाइम इंटरवल पे वो रिपीट करता रहता है ना। आपने भी हमेशा किया है इन चीजों को, रोज आप सुबह उठते हो और अलार्म को स्नूज करते हो, ठीक वही प्रॉब्लम है। 3 अलार्म क्लॉक है, ये 20 मिनट में रिपीट कर रहा है, ये 25 मिनट में और ये 35 मिनट में रिपीट कर रहा है। इफ दे फर्स्ट बीप टुगेदर एट 12, मान लेते हैं कि वो 12 बजे एक साथ बजे थे, दोपहर के 12 बजे। एट व्हाट टाइम विल दे बीप अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम, दोपहर के 12 बजे वो एक साथ बीप किए थे, ओके 12 नून में, 12 बजे दोपहर। फिर वो अगली बार कब बीप करेंगे एक साथ। सो आप पहले सोचो, आपसे जो आंसर डिमांड कर रहा है, तो क्या वो 20 मिनट के पहले बीप करेगा, क्या वो 25 मिनट के पहले बीप करेगा, क्या वो 30 मिनट के पहले बीप करेगा? जी नहीं। इसमें जो सबसे बड़ा नंबर है ना 30 मिनट, वो 30 मिनट के बाद ही बीप करने वाले हैं एक साथ, उसके पहले कभी नहीं कर सकते हैं। क्योंकि पहला वाला अलार्म क्लॉक है ना, पहला बीप 20 मिनट में दे रहा, तो दूसरा बीप 40 मिनट में देगा, फिर अगला बीप 60 मिनट में देगा। और जो दूसरा अलार्म है वो पहला बीप 25 मिनट में दे रहा, तो दूसरा बीप 50 मिनट में देगा, तीसरा बीप 75 मिनट में देगा, और तीसरा वाला 30 मिनट पे, यानी हर आधे घंटे पे बीप करेगा, 30, 60। लेकिन एक ऐसा टाइम आएगा आगे जब तीनों अलार्म एक साथ बीप करेंगे, और वही आपका करेक्ट आंसर होगा। तो आपको मालूम है जो आपसे आंसर डिमांड कर रहा है वो इन डेटा के आगे का पूछ रहा है, यानी कि 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट के बाद बीप करने वाले हैं। इसका मतलब आपको इन तीनों नंबर्स का 20, 25 एंड 30 का आपको क्या निकालना है, आपको फाइंड करना है एलसीएम। तो फटाफट कर लेते हैं इनका प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके, 2 10 जा 20, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, फिर है 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, देन 30, 2 15 जा 30, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। ओके, सो 20 को क्या लिखेंगे, 2 का पावर 2 इंटू 5, 25 को क्या लिखेंगे, 5 का पावर 2, एंड 30 का क्या लिखेंगे, 2 इंटू 3 इंटू 5। तो चलिए अब फाइंड करते हैं इनका एलसीएम। सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना प्रॉब्लम को देखे हमें एलसीएम फाइंड करना है या एचसीएफ। ओके, तो हमने सबसे पहले फाइंड कर लिया कि हमें एलसीएम फाइंड करना, फिर क्या है प्राइम फैक्टराइजेशन किया, फिर एलसीएम ऑफ 20, 25, 30। तो देखते हैं ईच प्राइम फैक्टर का हाईएस्ट पावर का प्रोडक्ट। तो हमें एक 2 दिख रहा है प्राइम फैक्टर, 2 का हाईएस्ट पावर क्या दिख रहा है, 2 है, और यहाँ 1 है, यानी कि 2 है। फिर हमें एक प्राइम फैक्टर 5 दिख रहा है, 5 का हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, 5 का हाईएस्ट पावर 2 है। उसके बाद क्या दिख रहा है हमें, 3 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, यानी ये हो गया 2 का पावर 4, 2 का पावर 2 4, 5 का पावर 2, 25 इंटू 3। तो ये 25 4 जा 100 एंड 100 3 जा 300 हो गया, ठीक है। सो इजी, यानी कि वो अपने आप को 300 मिनट के बाद एक साथ बजेंगे तीनों अलार्म, है ना, तीनों एक साथ टिंग 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 बजेंगे। डन। ओके, सो 300 मिनट का मतलब क्या हो गया, अगर हम इसे आवर्स में बदले, घंटे में बदले, तो 1 घंटे में 60 मिनट होता है। तो अगर हम इसे 60 से डिवाइड दे देते हैं, 300 बटे 60, 300 डिवाइड 60, तो 5 आ रहा, यानी कि वो अपने आप को 5 घंटे के बाद रिपीट करेंगे। ओके, सो 5 घंटे के बाद, यानी कि 12 बजने के बाद फिर वो 5 घंटा ऐड कर देंगे हम। सो कितने बजे रिपीट करेंगे अपने आप को, वो 5 PM। सो द करेक्ट आंसर इज 5 PM। ये प्रॉब्लम आपको 2022 में आया था। ओके, जब कोविड का टाइम था 2022 में ये प्रॉब्लम पूछा गया था, टर्म 1 का प्रॉब्लम है ये। ओके, सो इजी, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा, द ग्रेटेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइड्स 1 2 5 1 9 3 7 7 एंड 1 5 6 2 8 15628 लीव्स रिमाइंडर्स 1 2 एंड 3 रेस्पेक्टिवली इच
सो फिर वही वाला, अब सबसे पहले डिसाइड करेंगे इसमें आपसे एलसीएम पूछ रहा है या एचसीएफ पूछ रहा है। सो आप देखो कह रहा है द ग्रेटेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइड्स, एक ऐसा नंबर जो इसको डिवाइड दे रहा है, यानी इसको भी डिवाइड दे रहा है, इसको भी डिवाइड दे रहा है और इसको भी डिवाइड दे रहा है। तो जब इसको डिवाइड दे रहा है तो रिमाइंडर 1 आ रहा, इसको डिवाइड दे रहा तो रिमाइंडर 2 आ रहा, और इसको डिवाइड दे रहा तो रिमाइंडर 3 आ रहा। ओके, अब आपको क्या करना है, वो जो नंबर इनको डिवाइड दे रहा ना वो नंबर इनसे छोटा है, क्योंकि यहाँ पे साफ लिखा हुआ है द ग्रेटेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइड्स, ये तीनों नंबर्स है ना, जब वो नंबर इन तीनों को डिवाइड दे रहा है यानी वो नंबर इन तीनों से छोटा है, यानी उस नंबर को फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है, एलसीएम निकालना है या एचसीएफ निकालना, वो नंबर इन तीनों से छोटा है यानी कि हमें एचसीएफ निकालना है। ठीक है, सबसे पहले तो ये कंफर्म हुआ कि हमें एचसीएफ फाइंड करना है। और एचसीएफ वाले केसेस में जब भी रिमाइंडर्स का बात करें तब उन नंबर से पहले रिमाइंडर को क्या करना पड़ता है, माइनस करना पड़ता है। तो चलिए माइनस कर देते हैं, 1251 में रिमाइंडर 1 बचेगा यानी 1250। 9377 में रिमाइंडर 2 बच रहा है तो ये 2 माइनस कर देते हैं, 9375। ओके, 9375। एंड थर्ड नंबर है 15628 में रिमाइंडर क्या बचेगा, रिमाइंडर 3 बचेगा यानी 15625। एक बार चेक कर लेंगे, 15625, 9375 एंड 1250। अब इन तीनों नंबर्स का, ये जो तीनों नंबर्स मिले, अब इनका हम निकालेंगे एचसीएफ। ओके, सो पहले करते हैं इनका प्राइम फैक्टराइजेशन। 1250, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 5 125, 5 जा 625, 5 25 जा 125, 5 5 जा 25 एंड 5 1 जा 5। ओके, तो ये हो गया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। अब लेते हैं दूसरा 9375। 9375 थोड़ा कलर चेंज कर लिया जाए ताकि ये इजीली हमें दिख जाए नंबर्स। ओके, दूसरा नंबर है 9375। सो 9375 3 से जाएगा, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। ओके, 5 2 7, 7 1 8, 8 3 11। अब ये जाएगा 5 से, 5 6 जा 30, 1 बच गया एंड 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। ओके, फिर जाएगा ये 5 से 125 टाइम्स, यही वाला रिपीट हो रहा है ना, अब ये रिपीट हो जाएगा 5 25 जा 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। ओके, अब लेते हैं रेड कलर, रेड कलर या ये ले लें, ये दिख रहा है क्या, दिख रहा है? ओके, ये वाला ले लेते हैं। चलिए, सो इनको मैं कर देता हूं थोड़ा सा शिफ्ट। ओके, अगला नंबर है 15625, 15625। इसको डिवाइड देंगे सबसे पहले, ये किससे जा रहा, किससे जा रहा, 5 5 10 6 16 17 18 19, ये 5 से जाएगा, 5 3 जा 15। ओके, 5 1 जा 5, 1 बचा, 5 2 जा 10, ये रहा 125। ओके, 3125। आई थिंक यही रिपीट हो रहा है, आप देख सकते हो यही वाला रिपीट हो जाएगा। ठीक है, फटाफट इसे हम लोग कॉपी कर देते हैं। 3125, ये रहा 5 625। ओके, फिर 5 125, फिर 5 25, 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5। ओके, ये क्या हो गया, ठीक है, आप समझ जाना, आप सेल्फ अंडरस्टूड रखो। यहाँ पे ये क्या हो गया, 5 1 जा 5। ओके, एक बार इसे कर लेते हैं इरेज। ओके,
5 5 जा 25, यहाँ पे 5 आएगा। ओके चलिए, तो अब निकालते हैं इसका HCF। सबसे पहले इसको तो प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखते हैं। 1250, 1250 को क्या लिखेंगे, 2 का पावर 1 इंटू 5 का पावर 4, 2 का पावर 1 इंटू 5 का पावर 4। ओके, दूसरा 9375 को क्या लिखेंगे, 3 का पावर 1 इंटू 5 का पावर 1 2 3 4 5, 5 का पावर 5। ओके, और लास्ट है 15625, इसे क्या लिखेंगे, 5 का पावर 1 2 3 4 5 6, 5 का पावर 6। सो HCF निकालते हैं तीनों नंबर्स का। ओके, सो आप देख सकते हो इसमें एक ही ऐसा फैक्टर है जो कॉमन है, कौन सा है, 5 है। एंड 5 का जो लीस्ट पावर है वो क्या दिख रहा है आपको, ये मैंने थोड़ा कर दिया मिस्टेक, 5 का पावर 5। ओके, सो आप देख सकते हो 5 ही कॉमन है, 5 का लीस्ट पावर क्या है, 4 है। 5 का लीस्ट पावर यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, यानी कि लीस्ट पावर 4 है। तो आंसर हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 125 5 जा 625। सो आंसर इज 625। ओके, सो 625 एक ऐसा नंबर है जो 1251 को डिवाइड देगा। आप देखो ऐसे भी एनालाइज कर सकते हो, 625 से क्या है, 625, 625 का डबल क्या होता है, 1250। तो 1251 को यानी 1251 को जब 625 डिवाइड देगा तो 2 टाइम्स डिवाइड देगा और 1 रिमाइंडर बच जाएगा। ओके, अब 9377 को भी आप कर सकते हो, 625 से डिवाइड देना तो ये रिमाइंडर 2 बच जाएगा, और 15628 को आप डिवाइड दोगे तो उस केस में रिमाइंडर 3 बच जाएगा। ओके, सो इस तरीके से इजीली आप ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। और कभी भी आपसे बोर्ड है ना LCM HCF के प्रॉब्लम को पूछता है तो ऐसे प्रॉब्लम्स खास करके पूछता है जिसमें रिमाइंडर्स वाले केस बचते हैं, LCM और HCF वाले। तो ऐसे प्रॉब्लम्स का आप खूब प्रैक्टिस करना ताकि आपका ये क्वेश्चन और आंसर कंफर्म हो जाए। ओके, सो चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा इफ A and B are 2 co-prime numbers। ओके फ्रेंड्स, तो आपको याद होगा को प्राइम नंबर्स, कभी भी को प्राइम नंबर्स होते हैं उनका HCF क्या होता है, 1 होता है, फिक्स है। को प्राइम नंबर्स का HCF 1 होता है। सो आपसे पूछ रहा है A एंड B को प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। अब पूछ रहा है AQ एंड BQ क्या होंगे, क्या ये भी को प्राइम होंगे या को प्राइम नहीं होंगे, इवन होंगे या कुछ नहीं होंगे, ठीक है। आप चाहो तो कोई भी छोटा सा नंबर ले सकते हो, जैसे मैं एक छोटा नंबर लेता हूं 2 लेता हूं और दूसरा नंबर लेता हूं 3, ठीक है, 2 एंड 3। अब इनका ये दोनों को प्राइम है क्योंकि HCF ऑफ 2 एंड 3, HCF ऑफ 2 एंड 3 इज 1। इनमें 1 ही एक कॉमन फैक्टर है और कोई सा नंबर नहीं है जो इनमें कॉमन फैक्टर हो, ठीक है। सो अब हम क्या करते हैं, इन दोनों नंबर्स का क्यूब कर देते हैं, ठीक है, A क्यूब यानी 2 का पावर 3, 2 का पावर 3 क्या होगा, 8 होगा। दूसरा B क्यूब यानी कि 3 का पावर 3, 3 3 जा 9 3 जा 27। अब आप इनका भी HCF निकालो, HCF ऑफ 8 एंड 27। सो आप देख सकते हो 8 में 8 क्या लिख सकते हो एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, क्या लिख सकते हो 8 को, 2 का पावर 3 दैट इज 2 इंटू 2 इंटू 2, 8 हो जाएगा। एंड 27 को क्या लिखोगे आप, यहां मैं मल्टीप्लाई 1 भी कर देता हूं, 27 को क्या करोगे, 3 का पावर 3 इंटू 1 करोगे। यहाँ पे कॉमन फैक्टर आपको क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है और तो कुछ है नहीं, 2 है यहाँ 3, ये कॉमन हो नहीं सकता है। सो कभी भी दो को प्राइम नंबर है, अगर उनका स्क्वायर कर लो, आप क्यूब कर लो, कुछ भी कर लो, पावर 10 कर लो, पावर 2024 कर लो, पावर 2024 कर लो जब आपका बोर्ड है, 2025 कर लो, कभी भी, तो भी उसका HCF 1 ही रहने वाला है, ठीक है। सो इसका आंसर है, तो इनके HCF 1 है, AQ एंड BQ का भी HCF क्या है, 1 ही है, यानी ये दोनों नंबर भी क्या होंगे, ये दोनों नंबर भी होंगे
को प्राइम नंबर्स। कैसे नंबर होंगे? को प्राइम नंबर्स। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ये आपको सीबीएसई 2022 में पूछा गया था कोविड के टाइम में। ओके, अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा, अगर ए एंड बी को प्राइम नंबर है तो उनका क्यूब भी को प्राइम है। अगर ए और बी प्राइम नंबर होंगे तो उनका भी क्यूब को प्राइम ही होगा। ठीक है, चाहे प्राइम हो चाहे को प्राइम हो, प्राइम का क्यूब, प्राइम का स्क्वायर, वो भी को प्राइम ही होते हैं। ठीक है, तो चलिए, काफी इजी प्रॉब्लम था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, सो ये क्वेश्चन प्रूव दैट √5 इज एन इर्रेशनल नंबर। ये हर साल पूछा जाता है, चाहे बेसिक का पेपर हो या स्टैंडर्ड हो, एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। चाहे ये वाला प्रॉब्लम मिल जाए या आपको ऐसा वाला प्रॉब्लम मिल जाए, यही दोनों प्रॉब्लम फेमस हैं जो हर साल बोर्ड के पेपर में पूछे जाते हैं। तो चलिए पहले इसको करते हैं। प्रूव दैट √5 इज एन इर्रेशनल नंबर। सो आपको याद होगा, इसको हम लोग कौन से मेथड से करते हैं? इसको हम लोग कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से करते हैं। कौन सा मेथड है? कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। ओके, तो सबसे पहले कॉन्ट्राडिक्शन में क्या किया जाता है? सबसे पहले ये तो इस पूछ रहा है कि प्रूव करो इर्रेशनल है। सो कॉन्ट्राडिक्शन में सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं कि ये एक रैशनल नंबर है। ओके, सबसे पहले क्या करेंगे? अजम्पशन करेंगे। लेट, मैं थोड़ा एडजस्ट करके लिख रहा हूं, थोड़े छोटे लेटर्स आएंगे। ओके, आपको एडजस्ट करना होगा। लेट √5 इज अ रैशनल नंबर, इज अ रैशनल नंबर। और ये ऐसे स्टेप्स हैं, आपको याद रखने पड़ेंगे, ध्यान में रखने पड़ेंगे। याद करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल। आप ऐसे 3-4 प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे, आपको खुद ब खुद याद हो जाए कि कैसे स्टेप्स को लिखना है, क्योंकि जनरली स्टूडेंट्स भूल जाते हैं स्टेप्स को लिखना। ठीक है, स्टेप्स काफी कंपलसरी हैं और ये 3 नंबर का प्रॉब्लम आता है, तो स्टेप्स कंपलसरी हैं और ध्यान से सुने, ध्यान से लिखें। लेट √5 इज अ रैशनल नंबर। मान लेते हैं कि ये एक रैशनल नंबर है। सो रैशनल नंबर को आप p/q के फॉर्म में लिख सकते हो। ओके, बिकॉज रैशनल नंबर्स कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ p/q। और यहां आपको ब्रैकेट में एक स्टेटमेंट लिखना है, वेयर p and q आर को प्राइम नंबर्स। कैसे नंबर्स हैं? को प्राइम नंबर्स। आप यहां ये भी लिख सकते हो, वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। बट ये जो स्टेटमेंट है ना, p and q आर को प्राइम, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपको जरूर मेंशन करना है सॉल्यूशन में। ओके, सो अगला स्टेप है, हम इसको कर देते हैं स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। सो ये हो जाएगा 5 इक्वल टू p² q²। ओके, 5 डिवाइड्स 5 इक्वल टू p² q²। अब हम क्या करेंगे, इनको थोड़ा सा ट्रांसपोज करेंगे। ऐसा लिख सकते हैं q² इक्वल टू p² 5। ओके, अब ये हमें क्या बता रहा है? ये स्टेटमेंट क्या बता रहा है? ये बता रहा है 5 डिवाइड्स p²। 5 p² को डिवाइड कर रहा है, या फिर ऐसा कह सकते हैं 5 डिवाइड्स p। ये आपका एक थ्योरम है कि इफ अ नंबर a डिवाइड्स p², देन द नंबर a आल्सो डिवाइड्स p। अगर कोई नंबर a है वो p² को डिवाइड कर रहा है, तो वो नंबर a p को भी डिवाइड करेगा। ये थ्योरम है, आपने देखा होगा। इस चैप्टर का ये दूसरा थ्योरम है। इसको हम लोग करेंगे स्टेटमेंट नंबर 1, ऐसे नोट कर लेंगे, स्टेटमेंट नंबर 1। ओके, अब क्या करेंगे, यहाँ फिर अजम्पशन लेंगे। देखो आपको दिख रहा है 5 डिवाइड्स p, 5 है ना, p को डिवाइड कर रहा है। ये कब पॉसिबल है? जब 5 एक p का मल्टीपल हो, 5 एक p का मल्टीपल हो, तभी p है ना 5 से डिविजिबल है, या क्या हो कि 5 p को डिवाइड कर रहा है। तो हम अजम्पशन लेंगे। लेट अस अज्यूम, let us take p equal to 5c, where c is an integer। c कोई सा एक इंटीजर है।
p इक्वल टू 5 से, क्योंकि p है ना 5 का मल्टीपल है, तभी तो उसे 5 डिवाइड दे रहा है। अगर 5 उसे डिवाइड दे रहा है यानी वो 5 का मल्टीपल है। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप, अब देखिए, अब क्या करेंगे, पुट p इक्वल टू 5c इन, ये वाला जो इक्वेशन है ना इसमें पुट कर देते हैं इस वाले इक्वेशन, ठीक है। p इक्वल टू 5c इन 5 इक्वल टू p स्क्वायर बाई q स्क्वायर। सो 5 इक्वल टू p कितना है 5c, p का वैल्यू पुट कर दिया हमने 5c का स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर, फिर ट्रांसपोज करेंगे q स्क्वायर को। सो q स्क्वायर इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 25c स्क्वायर बाई 5। सो 5 से इसे डिवाइड कर देते हैं 5 टाइम्स। सो q स्क्वायर इक्वल टू 5, ये c स्क्वायर है 5c स्क्वायर, इसे कर देता हूं मैं थोड़ा इरेज। ओके, सो ये बन गया अपना स्टेटमेंट नंबर 2। ओके, सो अब हम यहां से क्या कह सकते हैं, या तो हम 5 को यहां ट्रांसपोज कर सकते हैं, 5 को ट्रांसपोज कर देते हैं। सो q स्क्वायर बाई 5 इक्वल टू c स्क्वायर। ओके, अब यहां से लिखेंगे 5 डिवाइड्स q स्क्वायर, 5 डिवाइड्स q स्क्वायर, देयरफॉर 5 डिवाइड्स q। ओके, 5 डिवाइड्स q, और इसे कर देंगे हम स्टेटमेंट नंबर 2। स्टेटमेंट नंबर 2, 5 डिवाइड्स q इज स्टेटमेंट नंबर 2, और ये हमारा है 5 डिवाइड्स p स्टेटमेंट नंबर 1। 5 डिवाइड्स p इज स्टेटमेंट नंबर 1 एंड 5 डिवाइड्स q इज स्टेटमेंट नंबर 2। तो 1 स्टेटमेंट एंड 2 स्टेटमेंट हम क्या कह सकते हैं, स्टेटमेंट 1 एंड 2 से हम ये कह सकते हैं कि 5 p को भी डिवाइड दे रहा है और 5 q को भी डिवाइड दे रहा है, यानी कि p और q दोनों 5 से डिविजिबल है, यानी कि 5 उनका एक कॉमन मल्टीपल है, यानी कि 5 उनका एक कॉमन मल्टीपल है। बट हमने शुरू में क्या अजम्पशन लिया था कि p एंड q को प्राइम है, को प्राइम का HCF तो 1 होता है, बट यहां तो एक कॉमन मल्टीपल मिल गया हमें 5 जो 1 के अलावा है। इसका मतलब ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने अजम्पशन रॉन्ग लिया था, √5 को रैशनल नंबर माना था, ये रॉन्ग अजम्पशन है ना। इसका मतलब √5 एक इररेशनल नंबर है। तो चलिए अब हम क्या लिखेंगे, अब इसका लास्ट स्टेटमेंट है फ्रॉम 1 and 2, from 1 and 2, from 1 and 2, and I think येलो से ही लिख लेते हैं। ओके, from 1 and 2, from 1 and 2 we can say P and Q have at least 5 as a prime factor, as a prime factor, but it contradicts, ये क्या contradict कर रहा है, but it contradicts that P and Q are co-primes, P and Q are co-prime। ये क्या कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा, पहले हमने माना था कि इसे हम रैशनल नंबर मान लेते हैं, सो इसको P बाई Q के फॉर्म में लिखा था, बट जब भी P एंड Q के फॉर्म में लिखते हैं तो P एंड Q क्या होते हैं, को प्राइम होते हैं, यानी उनका HCF 1 होता है। बट यहाँ हमने देखा इन दोनों का HCF 1 तो नहीं है, 5 एक कॉमन फैक्टर मिल रहा है, यानी कि ये क्या कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, P एंड Q आर को प्राइम, ये कॉन्ट्राडिक्ट कर गया, ठीक है। सो अब हम लिखते हैं दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन, दिस contradiction
has arisen because of our wrong assumption that root 5 is a rational number। ये कॉन्ट्राडिक्शन हमारे रॉन्ग अजम्पशन के चलते आया है कि रूट 5 एक रैशनल नंबर है। फिर लास्ट में एक स्टेटमेंट लिखते हैं छोटा सा, हेंस रूट 5 is an irrational number। Hence root 5 is an irrational number। ओके, सो ये आपका आंसर हो गया रेडी। अगर आप ऐसा लिखते हो तो 3 आउट ऑफ 3 आपको कोई नहीं रोकेगा, ठीक है। और ये हर साल एक क्वेश्चन ऐसा फिक्स है। सो आप इस स्टेटमेंट को बढ़िया से देखिए। मैं एक बार फिर से रिकैप करा देता हूं आपके लिए। सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें जो भी नंबर है जैसे रूट 5 है, रूट 3 है, केवल आपको डिजिट्स को चेंज कर देता है। रूट 5 हो, रूट 3 हो, आपको पहले उसे रैशनल नंबर एज्यूम करना है और फिर उसे लिखना p/q के फॉर्म में, क्योंकि रैशनल नंबर्स को p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। और ये स्टेटमेंट आप जरूर लिखें कि p एंड q आर को-प्राइम नंबर्स। फिर क्या करते हैं, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, फिर ये ऐसा मिलेगा जिसमें आप स्टेटमेंट नंबर 1 लिखोगे कि 5 डिवाइड्स p। और दूसरा स्टेटमेंट यहाँ क्या करते हैं, p को कोई 5 के मल्टीपल में कोई सा इंटीजर एज्यूम कर लेते हैं, जैसे p इक्वल टू 5c, कोई c एक इंटीजर है, यानी कि ये p क्या हो गया, 5 का मल्टीपल हो गया, ठीक है। फिर क्या करेंगे, p इक्वल टू 5c को इस इक्वेशन में पुटअप करेंगे, यहां से आपको क्या मिलेगा, 5 डिवाइड्स q स्क्वायर यानी 5 डिवाइड्स q। फिर यहाँ स्टेटमेंट 1 एंड 2 से हम लिखेंगे कि फ्रॉम 1 एंड 2 p and q have at least 5 as a prime factor, but it contradicts the fact that p and q are co-prime, and this contradiction has arisen because of our wrong assumption that root 5 is a rational number, hence root 5 is irrational number। okay, आई होप इजीली आपको समझ में आ गया होगा। अब ये आपकी मोरल ड्यूटी है, आप ऐसे 3-4 क्वेश्चंस को सॉल्व करें। जैसे आप ले लें रूट 2, रूट 7, रूट 11, ऐसे नंबर्स को लेकर आप उसे इरेशनल 3-4 बार प्रूव करें, आपको ये आंसर ऐसे ही याद हो जाएगा। ओके, सो एक तो ये टाइप है जो आपसे पूछता है कि प्रूव दैट ऐसा नंबर रूट 5, रूट 3 है ना, रूट 5, रूट 3, रूट 7, ऐसे नंबर्स का इरेशनैलिटी पूछता है जो 3 मार्क्स का आता है। ओके, डन। अब नेक्स्ट करते हैं। ओके, प्रूव दैट 5 माइनस रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। ऐसे प्रॉब्लम्स काफी इजी होते हैं एंड ये आपको मेंशन किया रहता है, गिवन दैट रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। सो आपको सबसे पहले क्या करना है, वही सेम चीज, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। लेट 5 माइनस रूट 3 इज अ 5 माइनस रूट 3 इज अ लेट 5 माइनस रूट 3 इज अ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर, तो रैशनल नंबर्स को हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर p एंड q आर को-प्राइम, वेयर p एंड q आर को-प्राइम, p एंड q आर को-प्राइम्स। ठीक है, p एंड q क्या है, को-प्राइम। डन। ओके, अब ऐसे प्रॉब्लम्स में क्या करना है, इसमें उतना प्रॉब्लम नहीं है जैसा पिछले वाले प्रॉब्लम में हुआ। इसमें आपको करना क्या है, आपको एक तरफ रैशनल नंबर और एक तरफ इरेशनल नंबर्स को बस ट्रांसपोज करके, शिफ्ट करके अरेंज कर देना है बस, और फिर आपको आएगा स्टेटमेंट। ओके, सो सबसे पहले क्या करते हैं, इन रेशनल और इरेशनल को एक तरफ करते हैं। जैसे यहाँ रूट 3 मुझे इरेशनल दिख रहा है और ये ऑलरेडी मेंशन्ड है, गिवन दैट रूट 3 इज इरेशनल नंबर। कहीं आप इसमें ना रूट 3 को इरेशनल प्रूव करने मत लग जाना, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ मेंशन्ड है रूट 3 इरेशनल नंबर है। ठीक है, चाहे ये 3 नंबर का भी है, यहाँ मेंशन्ड है कि रूट 3 इरेशनल है, तो आपको इरेशनल प्रूव नहीं करना, आपको पूरे नंबर को इरेशनल प्रूव करना है।
सो चलिए एक बार इसको ट्रांसपोज करते हैं, p बाई क्यू को लेफ्ट में लाते हैं, लेफ्ट में ट्रांसपोज करते हैं एंड -√3 को राइट में ट्रांसपोज कर देते हैं। यहाँ लेते हैं एलसीएम q, सो 5q माइनस p इक्वल टू √3। अब यहाँ आपको लिखना है बस छोटा सा एक स्टेटमेंट। क्या लिखना है, देखो ये p एंड q क्या थे, इंटीजर्स थे। सो आपको लिखना है सिंस p एंड q आर इंटीजर्स, since p and q are integers, so 5q minus p by q is a rational number। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूं कि ये रैशनल नंबर कैसे हुआ। देखो ये q एक इंटीजर है, 5 भी एक इंटीजर है, q और 5 दोनों इंटीजर है, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, दो इंटीजर्स का प्रोडक्ट क्या होता है, एक नया इंटीजर ही आएगा, और इंटीजर्स आर ऑलवेज अ रैशनल नंबर। तो 5q एक रैशनल नंबर हो गया, p एक इंटीजर है, इंटीजर्स आर ऑलवेज अ रैशनल नंबर, q भी एक इंटीजर है, तो एक इंटीजर में से एक इंटीजर को माइनस करेंगे तो रिजल्ट इज ऑलवेज एन इंटीजर, और इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड करेंगे तो हमें एक रैशनल नंबर ही मिलने वाला है। यानी कि इसका जो लेफ्ट साइड है ये वाला, ये पार्ट क्या है, ये एक रैशनल नंबर है, ये एक रैशनल नंबर है। इसका मतलब क्या √3 भी एक रैशनल नंबर है, क्योंकि रैशनल ही रैशनल के बराबर हो सकता है, तो हम लिखेंगे सो √3 इज अ रैशनल नंबर, क्योंकि एक रैशनल नंबर ही रैशनल नंबर के बराबर होता है। ये एक रैशनल नंबर है और यहाँ इक्वालिटी का साइन लगा है, यानी कि ये भी रैशनल नंबर होना चाहिए। सो √3 इज अ रैशनल नंबर, बट दिस contradicts, यहां आया contradiction, but this contradicts the fact that √3 is an irrational number, irrational number। कैसे कॉन्ट्राडिक्शन हुआ, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन था √3 एक इर्रेशनल नंबर है, ठीक है, बट हमने तो यहाँ दिखा दिया एक रैशनल नंबर है। ये कैसे पॉसिबल है, इट्स इम्पॉसिबल। एक रैशनल इर्रेशनल के बराबर कैसे हो सकता है, क्योंकि इसका तो फिक्स वैल्यू है, ये टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं या तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होते हैं, है ना, बट ये तो नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग होते हैं, तो एक रैशनल इर्रेशनल के बराबर नहीं हो सकता है। यही कॉन्ट्राडिक्शन है, और ये कॉन्ट्राडिक्शन हमने यहाँ मेंशन कर दिया, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √3 इज एन इर्रेशनल नंबर। ओके, फिर लिखेंगे दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन। ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों अराइज हुआ, क्योंकि हमने रॉन्ग एजम्पशन लिया कि 5 माइनस √3 एक रैशनल नंबर है। सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज arisen because of our wrong assumption that 5 minus √3 is a rational number। so last अब लिखेंगे hence 5 minus √3 is an irrational number। ओके, सो ये है। सो आपको एक बार रिकैप करा देता हूं। सबसे पहले नंबर्स को लिखेंगे जो भी दिया ऐसे फॉर्मेट में, उसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिखेंगे, फिर लिखेंगे यहाँ p एंड q आर कोप्राइम नंबर्स। उसके बाद एक तरफ रैशनल और एक तरफ इर्रेशनल, यानी टर्म्स को ट्रांसपोज करके इक्वालिटी के एक साइड रैशनल और एक तरफ इर्रेशनल। फिर ये रैशनल नंबर है, ये रैशनल इर्रेशनल के बराबर नहीं हो सकता। फिर हम स्टेटमेंट लिखेंगे p एंड q आर इंटीजर, सो दिस लेफ्ट साइड 5q minus p by q is a rational number. So √3 is a rational number, but this contradicts the fact that √3 is irrational number. And ये contradiction क्यों arise हुआ, क्योंकि हमने यहाँ पे wrong assumption लिया है कि 5 minus √3 is a rational number. Hence 5 minus √3 is irrational number. Okay, done।
ये दो टाइप हैं, ये आपसे हर साल बोर्ड में पूछा जाता है, एक तो ये वाला और एक ये वाला प्रॉब्लम। ऐसे प्रॉब्लम्स को अच्छे से आप रेडी कर लो ताकि आप क्वेश्चन देखें और आप फटाफट इसका आंसर कर दें। तो चलिए एक और ऐसा प्रॉब्लम लेते हैं, ठीक है, आपको प्रैक्टिस करा देता हूं। लास्ट, प्रूव दैट 3 + 7 √2 इज एन इर्रेशनल नंबर गिवन दैट √2 इज एन इर्रेशनल नंबर है। ये लास्ट ईयर ही आया हुआ प्रॉब्लम है 2023 का, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, अजम्पशन लेंगे। सबसे पहले एज्यूम करेंगे, लेट अस अज्यूम 3 + 7 √2 इज अ रैशनल नंबर, और हमने इसे रैशनल नंबर एज्यूम किया है तो हम इसे P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, P/Q। और यहाँ कंडीशन क्या लिखेंगे, P and Q are को-प्राइम नंबर्स, P and Q are को-प्राइम नंबर्स। को-प्राइम नंबर्स का HCF क्या होता है स्टूडेंट्स, 1। क्या होता है, 1। यानी कि ये दोनों नंबर 1 से ही डिवाइड होंगे और किसी नंबर से डिवाइड नहीं होंगे, या आप कह सकते हो इनका HCF 1 है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है। तो चलिए सेम स्टेप वही, एक तरफ रैशनल और एक तरफ इररेशनल। 7 √2 को हम उधर ट्रांसपोज कर देते हैं, 3 - P/Q = 7 √2। ओके, अब एलसीएम ले लेते हैं, Q 3Q - P = 7 √2, एंड हम इस 7 को भी उधर ट्रांसपोज कर सकते हैं, ठीक है। एक स्टेप और लिख लेते हैं, 3Q - P / 7Q = √2। ओके, वंस अगेन वही सेम स्टेप आप लिखोगे, सिंस P and Q are integers, so 3Q - P/7Q is a rational number, इसका मतलब, इसीलिए √2 is also a rational number, अब आप ध्यान से देखो, यहां हमने क्या प्रूव किया, √2 रैशनल है, बट इसने तो ऑलरेडी मेंशन किया हुआ कि √2 एक इररेशनल नंबर है। ओके, अब यहां से हम कॉन्ट्राडिक्शन लिखेंगे, बट दिस contradicts the fact that √2 is an irrational number. Okay, and this contradiction has arisen. क्यों arise हुआ ऐसा contradiction? क्योंकि हमने यहाँ पे wrong assumption लिया। This contradiction has arisen because of our wrong assumption, that 3 + 7 √2 is a rational number. Hence at last we can write, हम लोग लिख सकते हैं लास्ट में, hence 3 + 7 √2 hence 3 + 7 √2 is an irrational number. That's it, and you will get 3 out of 3 marks. Okay, so I hope आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, है ना। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एंड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी हैं, और सेम ऐसे ही प्रॉब्लम्स आपसे हर साल बोर्ड पूछता है, चाहे वो बेसिक का पेपर हो या स्टैंडर्ड का हो। आप एक बार जरूर इन प्रॉब्लम्स को दोबारा सॉल्व करें। ओके, तो चलिए आज ये वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच। ओके।